साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों हम आज डिस्कस करेंगे ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 1। हालांकि अभी पिछले दिनों में पार्ट नंबर 4 कंप्लीट करा चुका हूं, लेकिन एज पर योर रिक्वेस्ट आज से हम लोग कंटिन्यू करेंगे और पर डे हम लोग 30 सवालों का टारगेट लेकर के चलेंगे। और इससे हमारा जो पिछला सिलेबस है, जो भी सब्जेक्ट का थ्योरी है, वो हमारी कवर हो जाएगी। तो चलिएगा, मैं आपके साथ ये टेस्ट सीरीज का आज पार्ट 1 लेकर के आया हूँ और इस पर मेरे साथ साथ आप लोग मंथन कीजिएगा, विचार कीजिएगा। जो बातें विशेष आती हैं उनको ध्यान रखिएगा। तो चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन न्यूट्रॉन के बारे में असत्य है? वही बात जो पहले से ही हम लोग देखते हैं कि हमको देखना है कि वो सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। पहली बात, इसकी खोज की थी किसने? चैडविक ने। बिल्कुल सत्य कथन है। यह एक स्थायी मूल कण है। साथियों, न्यूट्रॉन एक स्टेबल पार्टिकल नहीं है, ये सारे अनस्टेबल पार्टिकल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ से रोंग जाता है। और बाकी वैसे तो स्टेटमेंट आपको मिल ही गया, अगर लिखना चाहें तो आप राइट आंसर लगा सकते हैं, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा। और इसका उपयोग नाभिक के विखंडन में काम आता है। बिल्कुल सही बात है। और इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो एग्जैक्ट तो बराबर नहीं होता, बट लगभग लगभग बराबर होता है। तो कुल मिलाकर के न्यूट्रॉन के बारे में आपको 3 स्टेटमेंट अच्छी खासी मिल गई हैं। यहाँ से आपका पूरा रिवीजन, और ये जो एक स्टेटमेंट गलत था आप उसको सही कर लीजिएगा। यही होता है प्रैक्टिस सेट। नेक्स्ट नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक फ्लोरेसेंस सब्सटेंस का उदाहरण है? फ्लोरेसेंट वो होते हैं, आप इधर देख सकते हैं, अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो फ्लोरेसेंट वो होते हैं कि अगर उन पर हाई फ्रिक्वेंसी वाला प्रकाश डाला जाए तो वो बदले में बाद में क्या है कि एक प्रकार की ग्लो या एक प्रकार की लाइट निकालते हैं। तो वो होते हैं फ्लोरोसेंट। तो आपने देखी होगी ट्यूबलाइट होती थी। तो इसलिए बेरियम सल्फाइड इसी प्रकार का एक एलिमेंट है। तो इस प्रकार के सवाल तो सीधे सीधे रटने होते हैं, याद करने होते हैं। अगला नॉर्मली है, यदि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तब उसका भार, साचिन ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये भार पूछा गया है, वेट, न कि मास। अगर ये मास पूछा जाता तो मास सेम बना रहता। और आपको पता है कि अगर हम चंद्रमा पे जाते हैं तो चंद्रमा पे GY 6 हो जाता है। तो इसी वजह से जब आप 6 करेंगे तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये लगभग जो वेट चंद्रमा पे किसी बॉडी का रह जाएगा वो लगभग 100 न्यूटन के आसपास। इतना सा काम करना होता है। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में फैक्ट ज़्यादा रटने पड़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। माणिक्य और नीलम के रासायनिक रूप हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है, सीधे सीधे आपको याद रखना है। तो बस जो बताता जाऊं वैसे वैसे आप लोग करते जाइएगा। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सारे सवाल ना तो मेरी याद हो सकते हैं ना किसी और व्यक्ति की याद हो सकते हैं, लेकिन हम इनको कर करके प्रैक्टिस करके याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में रासायनिक सक्रियता सबसे कम होती है? तो 5 नंबर पे आप याद रखिएगा सोना। क्यों कह रहा हूं मैं? तो क्योंकि एक टेबल होती है हाइड्रोजन से नीचे, Hg, Ag, Pt, Au। तो ये वो एलिमेंट हैं घटते हुए क्रम में जिनकी एक्टिविटी कम होती चली जाती है। तो आप देख सकते हैं पारे की, उसके बाद Ag चांदी है, फिर प्लेटिनम है, और फिर ऑरिक यानी कि सोना। तो सबसे कम है सोने की। तो बस इन 4 को ही आप लोग याद रखिएगा। और इसके ऊपर हाई जो एक्टिविटी वाले एलिमेंट हैं वो आते हैं, लेकिन आपको ज़्यादातर सवाल यहीं से बनते हैं। तो बस ये क्रम से याद रखिएगा, Hg, Ag, Pt, Au। बाकी आपका सवाल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेटमेंट सही नहीं है? नॉट बिल्कुल ध्यान देना है, अगर नॉट नहीं ध्यान देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे सवालों में जब इस प्रकार के सवाल आते हैं तो आप लोगों को क्या करना होता है कि पहले आप वो देखिएगा जो हमारी याद के हैं। और ज़्यादातर केसेस में ऐसे ही देखा गया है कि ज़्यादातर याद वाले सवाल हो जाते हैं। तो देखिएगा, जैसे आप बाकी अगर किसी को कोई याद नहीं है तो एप्सम साल्ट, ये हम करके आए हैं पिछले भी सेट में। ये सॉरी मेरा सेट था, आपका तो नहीं होगा। तो यहाँ से पता चल जाएगा एप्सम साल्ट क्या होता है। ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है, ना कि सोडियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम का सल्फेट होता है। तो यहाँ पे ये सवाल आप, ये पॉइंट आपका गलत है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। फेरस अमोनियम सल्फेट याद कर लीजिएगा, मोल लवण है। फेरस सल्फेट हरा कसीस है। आयरन सल्फाइड आपका झूठा सोना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा।
जीव विज्ञान की एक शाखा जिसके अंतर्गत रुधिर यानी कि ब्लड का अध्ययन किया जाता है, वो आपको बताना है। तो वैसे तो आपको जो एग्जाम का नाम आ रहा है, जो ऑप्शन है उसमें दिख रहा होगा हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन में हिमेटोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी, तो राइट आंसर तो आप वैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको साथ ही साथ बता रहा हूँ। जैसे एंथोलॉजी होता है, ये होता है फूलों का अध्ययन। पैलिनोलॉजी, ये होता है परागकण, जो परागकण होते हैं फूलों पर, वो। सेरोलॉजी, ये सीरम का होता है। सेरो मतलब सीरम कह लीजिएगा आप, जो ब्लड में होता है। तो इस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। ये कुछ एलिमेंट हैं और ये पिगमेंट्स हैं जो कलर उत्पन्न करते हैं इन एलिमेंट में, तो मिलाना है। जैसे पपीता है, तो पपीता जो पीला होता है वो किसकी वजह से, तो वो जैंथोफिल की वजह से। चुकंदर बीटानीन की वजह से। गाजर कैरोटीन की वजह से। और हल्दी कैरिकोजेंथिन। तो इस तरीके से शायद नहीं नहीं सॉरी, गलत हो गया एक्चुअल में। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा ध्यान मिसमैचिंग हो गई। पपीता कैरिकोजेंथोफिल, मैं इसको साफ कर देता हूँ, 1 मिनट वेट करिएगा। इस प्रकार की समस्याएं कुछ हो जाती हैं। चलिएगा, एक्चुअल में थोड़ा सा दिमाग कहीं और था, लेकिन कोई बात नहीं। तो पपीता आप देखेंगे कैरिकोजेंथोनिन, गाजर आप देखेंगे कैरोटीन, हल्दी जैंथोफिल और चुकंदर बीटानिन। अब मिला लीजिएगा, तो 2 3 4 और 1, यानी कि राइट आंसर इज डी। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से आपको चीजें याद करनी पड़ेंगी। साइंस में ज्यादा याद करना पड़ता है, क्या करें। निम्नलिखित में से किस एक को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, तो आपको ये सवाल तो बिल्कुल याद होगा, राइबोसोम। तो राइबोसोम ऐसा है जिसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो जो आइसोटॉप्स होते हैं, तो वो आइसोटॉप काफी हद तक हमारी बॉडी में भी वर्क करते हैं। तो उसी में से एक है जो रक्त की क्लॉटिंग है, उसके लिए कौन सा एलिमेंट प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम 24 का हम ब्लड क्लॉटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रोग जल संक्रामक हैं, तो आप देखेंगे। अब जैसे ये सवाल है, तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, किसी वीडियो में अपनी बता दूंगा। फिलहाल तो आपको ध्यान रखना है। जैसे पहला टाइफाइड, ये भी पानी की वजह से, यानी कि रोग जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है वहां पर ये आपका रोग हो जाता है। हैजा भी ऐसा ही है, और आपका हिपेटाइटिस भी ऐसा है। तो कुल मिलाकर के जो नहीं है वो है टीबी, क्योंकि ये एक रोग है जो बैक्टीरिया से होता है। अब बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो इसको हम यहाँ पर नहीं काउंट करेंगे। तो इसलिए पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो कुछ शॉर्टकट्स आते हैं, जैसे पंडित का टिक न्यू है, और रेखा हमें हिट करके पॉइसे छोड़ गई। इस प्रकार की कुछ ट्रिक्स हैं, वो आप लोग याद कर सकते हैं, फायदा देंगी। इंसुलिन में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है और अच्छा है, याद कर सकते हैं। जिंक, जस्ता। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, तो ये आप देखो, यहाँ से इतिहास के सवाल स्टार्ट हो जाते हैं। के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सत्य कथन है। पहला, वह पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो अब ये सवाल दो कंटेक्स्ट में आता है, आपको इस चीज का जरा ध्यान रखना है। दो कंटेक्स्ट में क्या, जब भी सवाल आता है, एक तो ये कि पुर्तगाल का भारत में प्रथम गवर्नर, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भी आपको ऑप्शन में मिल जाता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वो वास्तविक वाली बात आ जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन सा था, तो वास्तविक संस्थापक आप बताएंगे फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। लेकिन आप पहला स्टेटमेंट आप देखिए, यहाँ पुर्तगाल का प्रथम, भारत में प्रथम गवर्नर, तो अगर इसमें वास्तविक अवास्तविक की बात नहीं आई है, तो आप पहला फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ही मानेंगे। तो इसलिए ये सवाल गलत है, वो सवाल गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत। शांत जल की जो नीति है वो किसके साथ जुड़ी हुई है, तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो पहले गवर्नर जनरल थे उन्हीं के साथ जुड़ी हुई थी।
और 1510 में इसने गोवा को छीन लिया था। ये बिल्कुल सही बात है, आदिल शाह से। तो इसलिए ये आंसर आपका यहाँ से सी हो जाता है, सत्य बताना था। तो किससे छीनते हैं? आदिल शाह से। इंपॉर्टेंट सवाल है, बीजापुर के शासक आदिल शाह से छीन लिया था। अवध के नवाबों का कालानुक्रम के अनुसार क्रम लगाना है। तो आपको याद अगर हो तो अवध के नवाब भी क्या, बंगाल के नवाब और आपके जो दिल्ली के बादशाह, सबकी आपको लिस्ट याद करनी है। तो वो भी हम लोग धीरे धीरे याद करेंगे। फिलहाल तो आप अपना जितनी भी योग्यता है, जितनी भी क्षमता है, उतने साथ साथ करिएगा। तो आपको देखना है कि अवध के जो पहले नवाब थे, तो सादत खां, तो ये तो आपको पहले नंबर पे रखने हैं। इतना तो सभी लोग याद करते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन 3 मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये, तो इसलिए एक से काम नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे सफदरजंग। तो सफदरजंग दूसरे नंबर पे, क्योंकि मुझे तो अभी याद है 2-4, लेकिन आप अपना देख लीजिएगा। उसके बाद शुजाउद्दौला 3 और आसफुद्दौला 4 नंबर पे। तो 2 4 और 1 3, यानी कि 14 नंबर का सवाल है, आंसर ए। इस तरीके से आप लोगों को याद करने हैं। नेक्स्ट 15 नंबर सवाल। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पॉइंट ध्यान करिएगा, नॉट है। तो पहला है मित्र मेला। साथियों, एक्चुअल में आप देखेंगे कि अभिनव भारत और मित्र मेला वीर सावरकर द्वारा शुरू किए गए थे। एक्चुअल में ये सन थोड़ा सा पुराना दिया गया है, लेकिन शुरुआत यहीं से मान ली जाती है। वैसे तो 1904 में समथिंग ये कैलकुलेट की जाती है। इंडियन रिपब्लिक आर्मी 1930, बिल्कुल सही बात है। IRA, जिसमें मास्टर दास सूर्य सेन जिनको कहा जाता था, चटगांव आर्मरी रेड, वो भी सही है। ढाका अनुशीलन समिति, ये भी सही है। और भारत नौजवान सभा, ये है 1926। तो यहाँ पर 2 सवाल में इसमें थोड़ा सा वो लग रहा है। मित्र मेला मुझे 1904 का ध्यान है, तो अगर थोड़ी सी शुरुआत होगी तो यहाँ पे हो जाएगा। वैसे दोनों ही सवालों में प्रॉब्लम लग रही है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है। 16 नंबर सवाल। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक कालानुक्रम के हिसाब से पहले स्थान पर आता है? तो मैं आपको बता दूं, इतिहास में ये सारी चीजें आती हैं। मॉडर्न इंडिया में आपको कुछ नहीं करना है, बस मॉडर्न इंडिया में घटनाओं को बड़े अच्छे तरीके से याद करना है। मैं सबके आगे उनके नाम वो लिख रहा हूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे कौन सी पहले आएगी। स्वराज पार्टी 1923, सियारदास मोतीलाल नेहरू। चोरा चोरी कांड 1922। खिलाफत आंदोलन, ये आपका 1919। और जो खेड़ा सत्याग्रह है 1918। तो आपको पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये खिलाफत आंदोलन की समस्या खड़ी हुई थी, तो इसलिए आप देखेंगे जो टॉप पे आता है वो आता है डी ऑप्शन, यानी कि खेड़ा सत्याग्रह, जिसको गांधी जी ने भी कवर किया था। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद आपको याद होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन फाइनली जो समाप्त हुआ 1934 में हुआ। हालांकि बीच में रोक दिया गया था जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। उसके बाद 1936 में किस एक की स्थापना लखनऊ में की गई थी? तो ये की गई थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, सॉरी, अखिल भारतीय किसान सभा की। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, और इसका क्रेडिट जाता है आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती को। सहजानंद सरस्वती। बात को समझ रहे हैं ना, किस सब्जेक्ट को किस तरीके से लीड किया जा रहा है। तो वो जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो उसमें आपको बस सिर्फ फैक्ट्स याद करने होते हैं, और इसी फैक्ट्स के आधार पे आपका सवाल सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रार्थना समाज। ये एक संस्था थी, इसके संस्थापक बताने हैं। एक्चुअल में ये महाराष्ट्र में थी, प्रार्थना समाज, और इसका संबंध है महादेव गोविंद रानाडे से। अगर आपको याद होगा तो, वैसे भी याद हो या ना हो तब भी आप पहला ऑप्शन देख सकते हैं कि चारों के चारों सेम है। नामधारी आंदोलन, तो ये राम सिंह, पंजाब में। नामधारी पंजाब में लिख सकते हैं आप। अब 2 चीजें आपको देखो यहाँ पे स्पेशल मिलेंगी, एक हिंदू कॉलेज है, एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज है। तो मैं आपको बता दूं, जो हिंदू कॉलेज है ये कोलकाता का है। कोलकाता ये वो वाला है जो राजा राम मोहन राय द्वारा डेविड हेयर के साथ मिलकर के बनाया गया था, यानी कि ये। और सेंट्रल हिंदू कॉलेज ये बनारस में, तो ये बनाया गया था एनी बेसेंट की सिफारिश पर।
तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं, तो पहले पे 4, दूसरे पे 1, तीसरे पे 3 और ये यानी कि डी ऑप्शन, यानी कि 18 नंबर सवाल का जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। चलिएगा अगला देखिएगा, ये मैच करने हैं। दास प्रथा पे प्रतिबंध लगाया एलन बरो ने, बिल्कुल सही बात है। टाइम याद कर लीजिएगा 1843। शारदा एक्ट आया 1929 में, बाल विवाह से जुड़ा हुआ था जिसमें आयु निर्धारित की गई थी, और ये इरविन के ही समय की बात है। 1930-31 के बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। और उसके बाद है नेटिव मैरिज एक्ट 1872, ये भी आपका मैरिज से जुड़ा हुआ सवाल है, और ये नॉर्थ ब्रुक के समय में ही किया गया था। दैट्स वाई द राइट आंसर इज डी, ये भी आप लोग कर सकते हैं। धन के बहिर्गमन सिद्धांत को सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपने किस एक लेख के माध्यम से ये बताया? तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ी सी एक बात, स्पेशल सवाल है ये आपका। वैसे तो पॉवर्टी एंड अनबिटरस रूल इन इंडिया, ये एक बुक है जिसमें इन्होंने इस सिद्धांत को काफी हद तक शो किया, लेकिन आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे पूछा गया किसी एक लेख के माध्यम से बताया। ये लेख जो लिखा गया था तो ये था इंडिया डेड टू इंग्लैंड। तो इसी लेख के माध्यम से दादा भाई नौरोजी ने ये अपना जो थ्योरी थी वो दी थी। एक और व्यक्ति इससे जुड़े होते हैं, आरसी दत्त, इनका नाम आप मत भूल जाइएगा। तो जब जब भी धन के निकासी की बात आएगी तो दादा भाई नौरोजी के साथ साथ आरसी दत्त की भी बात आ जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, ये आ गया आपका ज्योग्राफी का सवाल। इस प्रकार के सेट करने में थोड़ा सा मजा आता है, तो आप लोग बने रहिएगा। कौन सी देशांतर रेखा? तो साथियों देशांतर आपको अगर याद होगी तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ, तो जो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, तो ये देशांतर रेखाएं होती हैं। तो कौन सी देशांतर रेखा उत्तरी अमेरिका के बीच से होकर के जाती है? तो आपको अगर याद होगा, अगर ग्लोब आपने देखा हो, तो हमारा जो जो ये बीच की लाइन है 0 डिग्री, ये आपकी लंदन से होकर के जाती है, और ये अमेरिका पड़ता है इसके लेफ्ट में। तो पूर्वी देशांतर तो हो नहीं सकती, आप लोगों इसका ध्यान रखिएगा, पूर्वी देशांतर नहीं हो सकती। और पूर्वी वाले तो काट दीजिएगा, अब तो बचते हैं दो, 90 और 100। तो वैसे तो आपकी समझ पर है काम, लेकिन फिर भी अगर आपने देखा है तो राइट आंसर इज 100 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री पर आप पार हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि फिर बेरिंग स्ट्रेट में जाकर के वहाँ जो जल संधि है वहाँ पर थोड़ा सा पार हो जाता है, कहने का मतलब। मैप में देख लीजिएगा, आज सूची ए को सूची बी से मिलानी है। देखिएगा देश और राजधानी मिलाने के लिए आई है, छोटी मोटी राजधानी नहीं आती हैं, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सबसे पहला है कोस्टा रिका, सैन जोस। कुछ राजधानियां पहले भी पूछी गई हैं तो आप उन्हीं को याद करें। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि सारे देशों की राजधानी याद करें, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट अलग अलग पेपर्स में आ चुके हैं उनको आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। कोस्टा रिका तो याद करनी है आपको सेंट जॉस, तो यानी कि, और त्रिनिदाद एंड टोबैको, इसकी तो कई बार आ गई, पोर्ट ऑफ स्पेन। बारबाडोस या बारबाडोसा, ब्रिज टाउन इसका, और हैती की पोर्ट ऑफ प्रिंस। तो पहले नंबर पे 3, फिर 1, फिर 2 और फिर 4, यानी कि आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर है। यही है साथियों, बस बाकी सब कुछ है और कुछ नहीं है। कौन सी जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ती है? तो अगर आपने नॉर्दर्न अमेरिका की जो ट्रेटीज हैं, या जो यूँ कह लीजिए गल्फ्स हैं, अगर वो पढ़ी हैं तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि कौन सी यहाँ पे संधि है। तो ये है युकाटन जल संधि। वैसे मैं मैपिंग कराऊंगा, लेकिन फिलहाल आप लोग अभी थोड़ा प्रैक्टिस पे ध्यान दें। जब हमारा रूटीन बन जाएगा 1-2 सेट करने के बाद, तो मैं आपकी और भी चीज़ें ऐड करा दूंगा। फिर चलिएगा, आप देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही आंसर है, ये देख करके हमें बताना है, क्योंकि कोड के माध्यम से पूरा सवाल देख लीजिएगा। सही युग्मों का चयन करना है। तो 24 नंबर सवाल पे हम बात कर रहे हैं। तो चलिएगा देखते हैं, पहला क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप। बिल्कुल इसको गतिशील इसलिए बोला जाता है क्योंकि अलग अलग सीजन में बर्फीला महाद्वीप है, तो कभी हाइट घटना बढ़ना, ये सारी चीजें यहाँ पर चलती रहती हैं। वेलिंगटन विश्व की दक्षिणतम राजधानी। तो अब मैं एक सवाल आपके लिए होमवर्क भी दे रहा हूँ, आप पता करके लाइए कि वेलिंगटन कहाँ की राजधानी है,
और वैसे तो आपको पता ही चल रहा होगा यहाँ पे। और ऐसे ही है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड को कहा जाता है दक्षिण का ब्रिटेन, और न्यूजीलैंड की ही राजधानी है वेलिंगटन। तो यहाँ पे कुछ देखने वाली बात विशेष तो है नहीं, लेकिन चलिएगा, जब कोई बात यहाँ पे आएगी तो सही है। दक्षिण का ब्रिटेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि सारी यहाँ की जलवायु, यहाँ का साइज, यहाँ की बहुत सारी चीजें मिलती हैं ब्रिटेन से, इसलिए ये आंसर, तो यानी कि तीनों सही हैं। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, कौन सी नदी सुमेलित नहीं है? नॉट ध्यान देना है। तो नदी आपको पढ़नी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कौन सी नदी यहाँ पे आपकी जुड़ी हुई है। तो वैसे तो मैं आपको राइट बता देता हूँ, जो सही सुमेलित नहीं है, बाकी तो सही जुड़ी है। रोन, क्योंकि ये फ्रांस से होकर के जाती है रोन, और ये गिरती है आपकी मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में। तो इसलिए ये आपका याद रखना है। रोन मेडिटेरियन सी में, राइन उत्तरी सागर में, सीन इंग्लिश चैनल में, और डेन्यूब ब्लैक सी में जाकर के गिरती हैं। इसको मैं मैपिंग पे भी शो कराऊंगा, आप उसका टेंशन ना लीजिएगा। बस अभी फिलहाल तो अपनी जितनी भी समझ है उसके आधार पे करते रहिएगा। यूनाइटेड किंगडम की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सीधे सीधे याद करने वाला सवाल है, और इसको आप याद कर सकते हैं सीधे, बेन नेविस। ये आपकी यूके की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा देश भू आबद है? लैंडलॉक्ड कंट्रीज, ये सवाल भी बहुत पूछा जाता है। तो लैंडलॉक्ड कंट्रीज आपको क्या करना है, जितने भी महाद्वीप हैं तो सब महाद्वीपों की लैंडलॉक्ड कंट्रीज निकाल लेनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं तो यहाँ पे निशान लगा ही दे रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से घर पे सभी महाद्वीपों से निकाल लीजिएगा। एक तो बोलीविया, ये साउथ अमेरिका से निकाला है। उसके बाद आपको देखना है स्विट्जरलैंड, ये यूरोप से निकाला है। और उसके बाद आपको देखना है एक एशिया का अजरबैजान, अजरबैजान। और भी हो सकता है क्या, 1 4 5, हाँ ठीक है, 1 4 5, यानी कि राइट आंसर इज डी। ये पता नहीं ऑप्शन कैसे इन्होंने कर रखा है, कोमा होना चाहिए, क्योंकि उरुग्वे तो नहीं, वो पराग्वे तो नहीं, उरुग्वे, उरुग्वे है लैंडलॉक्ड कंट्री, पराग्वे नहीं। तो यहाँ पर पता नहीं कैसे ऐड किया, लेकिन कोई बात नहीं। तो राइट 1 4 5, ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, विश्व के निम्नलिखित जल प्रपातों में उनके उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। साथियों, आप समझ रहे हैं ना बात को? सवाल इस तरीके से सवाल पूछे गए हैं, और इतने ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आप देख सकते हैं सवालों का स्टैंडर्ड। अगर आप ये सवाल सीधे नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैपिंग वाले सवाल होते हैं। अगर आपको ये पता भी है, जानकारी भी है कि ये किस देश में है, तो भी आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आप आज का सवाल ये होमवर्क ले लीजिएगा। एक्चुअल में आप इनको देखिएगा और बताइएगा कि कौन से सब ऊपर से नीचे की तरफ क्रम लगाते हैं तो कौन सा जा करके फिट बैठता है। निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन स्थलों में से कौन सा एक महाराष्ट्र में स्थित है? अब महाराष्ट्र में स्थित है तो ये आपको सीधा सीधा पता है। अगर 4 बड़े क्षेत्र आप देखें, ऐसे प्लस करके बनाते हैं, तो मांडा, जहां पर ये सभ्यता फैली होती, दैमाबाद, ठीक है, सुतकांगेडोर, और इस तरीके से। तो ये कुल मिलाकर के दक्षिण का पार्ट था जो महाराष्ट्र में जाता था, तो इसलिए राइट आंसर इज बी। 30, सिंधु सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे, तो ये गलत है, क्योंकि जो पहली लिपि आई थी वो थी सुमेरिया की। सुमेरिया सभ्यता के जो लोग थे, उन्होंने सबसे पहले लिपि को डेवलप किया, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत। सिंधु सभ्यता के लोग देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये बिल्कुल सही है। देवी की मूर्तियां भी मिली हैं, देवताओं की मूर्तियां भी मिली हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पर आपका ये सवाल सही हो जाता है, यानी कि राइट आंसर बी हो जाता है। अब साथियों, आप लोगों को क्या करना है, जो सवाल होमवर्क मिले हैं वो करिएगा, और साथ में ये भी ऐड करिएगा कि सुमेरिया की सभ्यता कहाँ पे जनरेट थी। चलिएगा, मैं आज की वीडियो में इतने रखूंगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।